वेनिस शहर, इटली। हर तरफ से पानी से घिरा ये शहर, हंसमुख लोग और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसे सिटी ऑफ कैनल्स भी कहा जाता है। हाई टाइड के समय घुटनों तक पानी आना यहाँ के लोगों के लिए आम बात है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो किस महाप्रलय की ओर बढ़ रहे हैं। इधर पेरिस शहर, फ्रांस में दुनिया को आने वाली महाप्रलय से बचाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया, द पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें दुनिया भर के कुछ चुनिंदा देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि वो धरती पर बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शायद इतने नहीं कि हम इस विनाश को रोक पाएं। इससे पहले कि हमारी बसाई मेट्रोपॉलिटन शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल भर बनकर रह जाएं, आधे शहर पानी के नीचे हों, नदियां रेगिस्तान बन जाएं और ग्लेशियर्स सिर्फ इतिहास की किताबों के किसी पन्ने पर दिखाई दें, हमें इस विनाश को समझना होगा। अगर आप इस धरती पर अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं तो चलिए फ्यूचर की एक हॉरर स्टोरी सुनते हैं। अगर आपको इस दौरान जरा सा भी डर लगे तो समझिएगा कि अब आपके भविष्य की कमान आपके हाथ में है। शुरुआत से ही मनुष्य प्रकृति पर अपना अधिकार जमाता आया है, सिर्फ इसलिए कि उसमें समझ है। पिछले 30 से 40 दशकों से हमने बहुत तरक्की कर ली है। आज हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गया है, सब कुछ आरामदायक हो गया है। हम अधिक और अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। नतीजा, हमने धरती और दूसरी प्रजातियों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी प्रजातियां ही क्यों, हमारी आने वाली पीढ़ी भी खतरे से बाहर नहीं है। आज जिस हवा में 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग सांसें ले रहे हैं, उसमें हर वक्त हजारों टन CO2 और अन्य जहरीली गैसेस छोड़ी जा रही हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ ही हमारी धरती किसी भट्टी की तरह गर्म होती जा रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, जिसका लेवल हमारी हवा में अगर 450 ppm तक पहुंच जाता है तो ये हमारे लिए खतरे की निशानी होगी। CO2 अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में ही हम 400 ppm के खतरनाक स्तर को पार कर चुके हैं और अभी हम 408 ppm पर हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 50 सालों में हम धरती नामक एक ऐसे जहरीले गैस चैम्बर में ट्रैप हो जाएंगे जहां से बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। हर पल बढ़ता तापमान हमारे लिए दूसरा बड़ा खतरा होगा और ग्लेशियर्स से पिघलती बर्फ तीसरा बड़ा खतरा। अकेले ग्रीनलैंड ग्लेशियर्स में ही इतनी बर्फ जमी है कि वो पिघलकर समुद्र में मिल जाए तो सी लेवल 7 मीटर तक बढ़ जाएगा और इससे कहीं ज्यादा बर्फ धरती के दोनों पोल्स पर जमी हुई है। अगर ये बर्फ पिघली तो इसका अंजाम सोचने भर से ही रूह कांप उठती है। न्यूयॉर्क सिटी, USA। हर रोज की तरह आज भी एक व्यस्त दिन की शुरुआत हुई। लोग ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और इस भीड़ को इनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम है न्यूयॉर्क सबवेज के पास। न्यूयॉर्क मेट्रो सबवे न्यूयॉर्क शहर की इकोनॉमी को चलाता है, शहर की सड़कों के ठीक नीचे बनी अंडरग्राउंड टनल से। ये टनल सी लेवल से नीचे हैं और इसीलिए इन्हें रोज एक भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन सुरंगों से लाखों गैलन पानी हर रोज पंप आउट किया जाता है। दरअसल न्यूयॉर्क भी धीरे धीरे डूब रहा है। वो दिन दूर नहीं जब न्यूयॉर्क, मियामी, वेनिस और जकार्ता जैसे बड़े शहर पानी के नीचे होंगे। ग्लेशियर्स इस अलार्मिंग रेट से पिघल रहे हैं। जिन ग्लेशियर्स को बनने में लाखों साल लगे वो महज कुछ हजार सालों में गायब होने वाले हैं। अकेले अंटार्कटिका से ही हर साल 176 बिलियन टन बर्फ गायब हो रही है। लाइफ साइंस की रिपोर्ट शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। सिर्फ जुलाई 2019 के महीने में ग्रीनलैंड ग्लेशियर्स की 217 बिलियन टन बर्फ पिघलकर अटलांटिक ओशन में जा मिली। 31 जुलाई इस महीने का सबसे भयानक दिन था। केवल इसी दिन में 11 बिलियन टन बर्फ ग्रीनलैंड ग्लेशियर्स से गायब हो गई। इस जुलाई को अब तक के सबसे गर्म महीनों में रिकॉर्ड किया गया है। कई वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि हमने आर्कटिक को बचाने में बहुत देर कर दी और शायद इसे आने वाली पीढ़ियां नहीं देख पाएंगी। अगर हम आज से भी ग्रीन हाउस एमिशंस बंद करते हैं फिर भी हम आर्कटिक को नहीं बचा पाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़े बड़े तूफान
जो हमें कई सौ सालों बाद देखने को मिलते हैं वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। साइंस फिक्शन मूवीज की तरह 100 मीटर ऊंची मेगा सुनामी आम लोगों की जिंदगी का कड़वा सच बन जाएगी। हमारा पर्यावरण इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि आने वाली आपदा का पता लगाना नामुमकिन होगा और फिर शुरू होगा कुदरत और इंसान के बीच इस ग्रह पर बचे रहने का एक लंबा संघर्ष। ऐसे में इंसान के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचेंगे, या तो यहां रुको और सामना करो या फिर किसी और ठिकाने की तलाश करो। तो ये हो सकता है हमारा आने वाला भविष्य। क्या इंसानियत वाकई में ये जोखिम लेने के लिए तैयार है? मुझे खुशी होती अगर सिर्फ यही कहानी का अंत होता, लेकिन ये विनाश हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। एक समय था जब एक पोलर बियर शिकार पर निकलता था तो उसके सामने चमकती बर्फ का कभी ना खत्म होने वाला मैदान हुआ करता था। और आज ये है समुद्र में तैरते उसी बर्फ के टुकड़े। हमें ग्लोबल वार्मिंग के असर को देखने के लिए कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अंटार्कटिका में रहने वाले आदिवासी आने वाले इस महाप्रलय को अपनी आंखों से देख रहे हैं। भारतीय गांवों के वे लोग जो भले ही वैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन जब 8-8 किलोमीटर दूर सिर्फ पीने का पानी लेने जाते हैं, वे ग्लोबल वार्मिंग के असर को सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं बल्कि महसूस कर रहे हैं अपने रोजमर्रा के जिंदगी में। इक्वेटर पर रहने वाले अफ्रीकन्स और बाकी लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगे आपको कि गर्मी के किस लेवल पर वो जी रहे हैं। ऐसा लगता है मानो सूरज नजदीक आकर बैठ गया हो। भले ही वो बढ़ते गर्मी का कारण नहीं जानते, लेकिन हमें तो पता है, हम तो अनजान नहीं हैं। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा, पेड़ पौधे मरते जाएंगे, जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े एक बार फिर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे। या तो वो अपने आप को बदल लेंगे और या फिर। अगस्त 2019, अमेज़न, ब्राजील। 20 अगस्त को ब्राजील के सैटेलाइट ने अमेज़न के जंगलों में कई जगह से धुआं उठता हुआ देखा। वैसे अमेज़न की वाइल्ड फायर कोई नई बात नहीं है, ये हर साल होती है, लेकिन डर तो तब लगने लगा जब ये पता चला कि ये आग पिछले साल से 84% ज्यादा बढ़ी थी। सिर्फ ब्राजील में ही एक ही समय पर 2500 जगहों पर आग लगी थी। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जलकर खाक हो गया। 20 लाख से भी ज्यादा जानवर इसी आग की चपेट में आ गए। जो पेड़ मशीनों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में लगे हुए थे, ऐसे ही करोड़ों पेड़ आग की भेंट चढ़ गए। आइए मैं आपको कुछ खौफनाक आंकड़े बताता हूँ। हर साल अमेज़न के मरे हुए पेड़ 1.9 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक साल में 2.2 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड ही ऑब्जर्व कर पाता है। ये जो कुछ मिलियन टन का फर्क है ना, वो एक दिन ये वाइल्ड फायर पूरा कर देगी। और एक समय ऐसा आएगा कि अमेज़न भी हमसे होड़ करेगा कि चलो देखते हैं कौन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं ना? सिर्फ अमेज़न ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले जंगलों का यही हाल है। अमेरिका, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी हर साल बड़े पैमाने पर वाइल्ड फायर की वजह से जंगलों को खोते जा रहे हैं। और यही अमेज़न घर है हमारी चकाचौंध भरी दुनिया से कटे हजारों आदिवासी सभ्यताओं का। वो महसूस कर पा रहे हैं उस प्रलय को जिसकी लपेट हम तक भी पहुंचने वाली है। अमेज़न के साथ लॉस एंजलिस भी जल रहा है। ये पास्ट के रिकॉर्ड्स नहीं है, बल्कि अभी रिसेंट अक्टूबर 2019 का ही डेटा है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। अगर आप ये वीडियो 2020 या 2021 में भी देख रहे हो, तब भी दुनिया का कोई ना कोई कोना जल रहा होगा, और हमारा भविष्य भी। क्या ऐसी धरती हम अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपने जा रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि जब कपड़े नए थे तो हमने खूब पहने, लेकिन जब फट गए, पुराने हो गए, तो दे दिए किसी गरीब को, भिखारी को। क्या यही डिजर्व करती है इस धरती पर आगे पैर रखने वाली हर एक जनरेशन? जरा सोचिएगा इस बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि जंगलों की ये आग क्लाइमेट चेंज की वजह से लग रही है, इसके कारण कई हैं, लेकिन इस आग की वजह से कंडीशंस और भी खराब हो रही है। जंगल और भी ड्राई होते जा रहे हैं, नतीजा आग और भी बढ़ता जा रहा है, जो कि स्पेस से भी देखा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में लगातार बढ़ रहा है। हमारे नाक के नीचे एक इरिवर्सिबल चेन रिएक्शन शुरू हो रहा है, जिसको शायद ही कभी रोका जा सके। हमारे समुद्र और जंगल दोनों बड़े बड़े कार्बन सिंक खराब होते जा रहे हैं।
बातों का वक्त निकल गया, अब कुछ करने की बारी है। क्योंकि अगर मैंने इससे आगे का पृथ्वी का भविष्य आपको दिखाया तो आपको पृथ्वी नहीं बल्कि वीनस दिखाई देगी। अगर हम अभी नहीं रुके तो आपके आसपास की हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम कार्बन एमिशन कर रही है। वो बल्ब जो आपके कमरे में लगा हुआ है, वो पंखा, आपका फोन, टीवी, एसी, ओवन, सब के सब, हर स्विच जो आप दबाते हो, हर प्लग जो आप लगाते हो, वो एक सोर्स है कार्बन एमिशन का। या जो पावर वो कंज्यूम कर रहा है उससे कार्बन एमिशन हो रहा है। अब बताइए मैं और आप कितने जिम्मेदार हैं इस कार्बन एमिशन के लिए, उस एमिशन के लिए जो बिना जरूरत के चलते पंखे से हो रहा है, उस एसी से जो चल रहा है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसे हम बाहर जाते समय बंद करना या प्लग आउट करना भूल जाते हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। याद रखिए, अगर कल को बचाना है तो आज को सुधारना ही होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो अभी बूम पर है, हजारों लाखों गाड़ियां हर रोज पहली बार सड़क पर निकलती है और उनमें यूज होता है फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल हमारे लिए एक ऐसा मीठा जहर बन चुका है जिसका स्वाद अभी हमारे जुबान पर चढ़ चुका है, लेकिन जल्द ही हमारी आंखों के सामने घना अंधेरा होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बट इट डजंट एंड देयर। चलिए हम शुरू करते हैं इस खूबसूरत आइलैंड से। प्रशांत महासागर के बीच फैले मार्शल आइलैंड्स, हजारों ऐसे द्वीप जो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बड़े इलाके में फैले हुए हैं। एनोइटोल एटोल ऐसे ही 40 द्वीपों का समूह है जिसकी खूबसूरती के पीछे छिपे हैं हमारी रूह को झकझोर देने वाले काले सच। वेलकम बोर्ड पर यह साइन देख रहे हैं ना, यही है वह चीज जो यहाँ पर रहने वाले चंद लोगों को डराती रहती है। इसी की वजह से यहाँ के आसपास के आइलैंड पर लाखों साल तक कोई इंसान नहीं रह सकता। यह है अमेरिका के कोल्ड वॉर की समय की एटॉमिक विरासत, रियूनिट आइलैंड। एटॉल के 40 आइलैंड में से एक। यहीं पर दर्शन होंगे आपको उस खौफनाक विरासत के। यह खूबसूरत एरिया इतना रेडियो एक्टिव है कि यहाँ लाखों साल तक कोई रहने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको रोकने वाला भी कोई नहीं। अमेरिका द्वारा 1940 और 50 के दशक में जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए गए थे, उनमें से सबसे ज्यादा और सबसे ताकतवर बॉम्ब यहीं पर टेस्ट किए गए थे। और फिर हजारों अमेरिकी सैनिकों ने एटॉमिक बॉम्ब के वेस्ट को इकट्ठा करके एक डंप बना दिया, जिसे अमेरिकी सैनिक कहते हैं द डोम। इसका डायामीटर 115 मीटर है और इसे बनाने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और इसके स्ट्रक्चर पर जगह जगह क्रैक्स देखे जा सकते हैं। इसमें पड़ा न्यूक्लियर वेस्ट लीक होकर समुद्र के पानी में मिल रहा है। इसे बनाने वाले हजारों सैनिक में से अधिकतर कैंसर का शिकार हो गए और मौत ने उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि शायद उन्हें पता नहीं था कि वो प्लूटोनियम 239 के टुकड़े उठा रहे हैं और उन्हें इस खतरे के बारे में बताया भी नहीं गया था। प्लूटोनियम 239 एक ऐसा घातक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी हाफ लाइफ 24,000 साल होती है। उस जगह को रहने लायक तभी माना जाता है जब इसकी 10 हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाए, यानी लाखों साल का इंतजार। और इसके रेडिएशन का असर लाखों सालों तक बना रहता है। काम कर रहे सैनिकों ने वहीं से मछलियां पकड़कर खाई होंगी जो पहले से ही जॉम्बी बनकर बैठी थी, यानी आसपास का पूरा सी फूड रेडियो एक्टिव हो चुका था। यहाँ पर रहने वाले लोग आज भी इंसाफ की गुहार कर रहे हैं और अमेरिका अरबों डॉलर कंसेशन के तौर पर दे चुका है। लेकिन इन पैसों से रेडिएशन कैसे दूर हो, यह बात वाकई गौर करने वाली है। मैंने यहाँ यह सच्ची कहानी क्यों सुनाई, मैं बताता हूँ। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और सभी देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करके एक किसी बड़े देश जितने एरिया को लाखों साल के लिए अनहैबिटेबल बना दिया है, यानी रेडियो एक्टिव। न्यूक्लियर बॉम्ब कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बहुत अच्छे से एक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं, उनसे निकलने वाला वेस्ट हमारे लिए और फ्यूचर के लिए एक बड़ा खतरा है। पहले जब हमने न्यूक्लियर एनर्जी को उपयोग करना शुरू किया था, तब इसके वेस्ट को लेकर कोई खास चिंता नहीं थी। हजारों टन न्यूक्लियर वेस्ट ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया जाता, यह सोचकर कि समुद्र महान है, यह हमारे हर कचरे को संभाल लेगा। हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमसे वह कचरा दूर चला गया। लेकिन जैसे ही कचरे से भरे कंटेनरों में जंग लगी, वहां से रेडिएशन एक बड़े इलाके में फैलने लगा। लेकिन हम इन सभी चीजों से अनजान हर रोज हजारों टन न्यूक्लियर वेस्ट समुद्र में फेंक रहे थे। हमारे ऐसा कुछ करने से बदलाव आना स्वाभाविक था।
समुद्र के नीचे एक बड़े इलाके में कोरल रीफ्स का सफाया हो गया। फूड चेन पूरी तरह से चरमरा गई और रेडिएशन ने करोड़ों समुद्री जीवों की जान ले ली। और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर क्लाइमेट चेंज पर पड़ता है। कितने कंटेनर समुद्र में कहां फेंके गए, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। क्या पता जो मछली आप किसी समुद्री यात्रा के समय पकड़ रहे हो वो उसी कंटेनर पे लगी हुई एल्गे को खाकर आई हो। लेकिन अब तो हम संभल गए हैं, तो फिर चिंता किस बात की है? चिंता है, मान लो अगर कोई बड़ा महाप्रलय आता है तो बचे हुए लोगों को या नई पनपी सभ्यता को हम कैसे बताएंगे कि यहाँ इस जमीन में सिर्फ मौत दबी हुई है, न्यूक्लियर वेस्ट के रूप में। जब हम खुद को इजिप्ट के पिरामिड्स के कोने कोने छान मारने से नहीं रोक पाए तो उन्हें उस आइलैंड पर जाने से कैसे रोक पाएंगे? कैसे उनकी क्यूरियोसिटी को दबा पाएंगे? आजकल न्यूक्लियर वेस्ट को बड़े कंक्रीट के गड्ढों से दबा दिया जाता है और फिर उनके मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर कल को इस धरती से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है और एक नई स्पीशीज यहाँ पर राज करती है, तब शायद उन्हें यह बताने वाला कोई नहीं होगा कि यहाँ पर रहने की कोशिश भी मत करना। रेडिएशन खतरनाक लेवल पर मौजूद है। न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने के हमारे सभी तरीके टेम्पररी है और इन तरीकों से हम उनकी क्यूरियोसिटी को भी कभी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन फिनलैंड इस पर काम कर रहा है। वह एक बड़े पहाड़ को काट कर एक टनल में सैकड़ों मीटर नीचे न्यूक्लियर वेस्ट को दबाने की प्लानिंग कर रहा है। वह जगह पूरी तरह से आइसोलेटेड होगी और इसमें सुनामी और भूकंप जैसी हर खतरे को झेलने की ताकत होगी और इसे सैकड़ों सालों तक काम में लिया जाएगा। और जब चैनल में बने सभी गड्ढे न्यूक्लियर वेस्ट से भर जाएंगे तब इसे एक मोटी कंक्रीट की दीवार से बंद कर दिया जाएगा सदा के लिए, और इस दीवार पर एक मैसेज छोड़ा जाएगा। ये जगह एक मैसेज है, आप इस पर ध्यान दें। आपको यह मैसेज देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम खुद को एक बहुत ताकतवर संस्कृति मानते थे। यह स्थान कोई सम्मान का स्थान नहीं और ना ही यहाँ पर किसी को याद किया जाता। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके काम आए या आपके लिए मूल्यवान हो। अगर आप यहाँ पर किसी की तलाश में आए हो तो लौट जाइए, क्योंकि यहाँ जो भी था वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक और प्रतिकूल था। यह मैसेज भी आपके लिए उसी खतरे की चेतावनी है। यह खतरा एक पर्टिकुलर जगह पर है, केंद्र की तरफ यह बढ़ता जाएगा। रुकिए, यही है खतरे का केंद्र, एक विशेष आकार में ठीक हमारे नीचे। ये भयानक खतरा आज भी मौजूद है, जैसा कि हमारे समय में था। ये आपके शरीर को चोट पहुंचाएगा और आपको मार भी सकता है। इस खतरे का रूप एक एनर्जी रेडिएशन है जो कि आपको दिखाई नहीं देगी। यह खतरा तभी उत्पन्न होगा जब आप यहाँ पर छेड़छाड़ करोगे। वैसे यह स्थान बहुत अच्छा है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो। इस मैसेज को कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेट करके उस मोटी कंक्रीट की दीवार पर लगाया जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद हो सकता है कि उस समय तक इनमें से कोई भाषा जीवित रह जाए और वो हमारे इस मैसेज को समझ पाएं। इसके अलावा अनेकों प्रकार के चित्रों से भी उन्हें इस जगह से दूर रहने की सलाह दी जाएगी। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, इसे अकेले में बैठकर जरूर सोचेगा। जैसे आज हम न्यूक्लियर वेस्ट को धरती में ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी इसके भयानक रेडिएशंस के संपर्क में ना आ सके। करोड़ों साल पहले एक ऐसी ही सफल कोशिश हुई थी नेचर की तरफ से, कार्बन को दबाने की, कोयले, तेल और नेचुरल गैस के रूप में। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही कर रहे हैं जिसका हमें डर है कि जो आने वाली पीढ़ियां हमारे न्यूक्लियर वेस्ट के साथ करेगी, नीचे से निकालकर उन्हें खुले आसमान में छोड़ने का काम। हमें उनके लिए कुछ भयानक संकेत छोड़ने होंगे, जैसे कि काले डरावने पत्थरों से बने अनेकों पिरामिड और बीच बंजर जमीन में गड़ा होगा न्यूक्लियर वेस्ट, ताकि हमारा संकेत उन्हें संकेत दे सके कि यहाँ पर रहना खतरनाक है। यहाँ खोदना मत, न तेल के लिए और ना ही किसी और चीज के लिए। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर जनरेशन पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगाना सही रहेगा? चलिए ऐसा करते हैं, हम अभी खुद पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं, ताकि इसी बहाने आने वाले जनरेशन को तो हम थोड़ा सा रिलीफ दे पाएंगे।
अगर एक बार ग्लोबल वार्मिंग हमसे अनकंट्रोल्ड हो गई तो वहां से एक ऐसी चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी जिसका अंत होगा अब तक की सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शन के साथ, जहां पृथ्वी पर 90% जीवन खत्म हो जाएगा। इसकी शुरुआत होगी छोटी छोटी घटनाओं से और दरअसल इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, सूरज की तपिश आपको महसूस होगी, गर्म हवाएं चलेंगी जिन्हें हीट वेव्स कहा जाता है। कई लोग इन्हीं गर्म हवाओं से अपनी जान गंवा बैठेंगे। हवा में से मॉइस्चर लगभग खत्म हो जाएगा और आपको हिदायत दी जाएगी कि जितना हो सके आप घर से बाहर ना निकलें तो ही बेहतर है। सड़कें सुनसान हो जाएंगी, कुछ इक्का दुक्का लोग ही जरूरी काम से बाहर निकलेंगे। स्कूल्स बच्चों का इंतजार करते रह जाएंगे, बच्चे शायद ही कभी स्कूल जा पाएं। रेत की एक बड़ी आंधी कभी कभी शहर को ऐसे घेर लेगी जैसे मंगल ग्रह पर रेत के तूफान आते हैं। ग्लेशियर के पिघलने से नदियां भी सूखने लगेंगी क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों का मुख्य स्रोत ये ग्लेशियर्स ही होते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 के बाद आपको हिमालय पर कोई भी बर्फ नहीं दिखाई देगी। भारत की मुख्य नदियां रेगिस्तान में बदल जाएंगी। पूरी दुनिया उस समय एक भयंकर सूखे की चपेट में होगी, एक मानव निर्मित सूखा। और पानी, आपको क्या लगता है पीने योग्य पानी की किल्लत आज क्या कम है? पूरी दुनिया अभी से ही फ्रेश वाटर की कमी से जूझ रही है। हाँ, होगा तब पानी, कभी कभार भूले भटके आ जाएगा, लेकिन मैं पूछता हूँ आखिर कब तक? आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो जाएंगे? पानी की कमी से पेड़ पौधे भी मरेंगे, जानवर भी, और इसके बिना जमीन भी। अकेले अकेले इंसान का जीवन कैसा होगा? न कुत्ता, न बिल्ली, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ तो हमने तबाह कर दिया। सूखा पड़ने से अनाज की पैदावार इतनी भी नहीं होगी कि खुद इंसानों का पेट भर सके। आखिर बेजुबान जानवर निर्दोष ही हमारे बुरे कर्मों की बलि चढ़ जाएंगे। आखिर इन सब का क्या दोष? आखिर उनकी क्या गलती जो आगे इस दुनिया को देखने वाले हैं? तापमान बढ़ने से समुद्रों पर और भी गहरा असर पड़ेगा। वो समुद्र जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद समुद्र भी CO2 को नहीं सोख पाएगा। कोरल रीफ जो कि फूड चेन के निचले स्तर पर समुद्री जीवों का खाना होते हैं और एक्वेटिक एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखते हैं, गर्मी से वो भी मर जाएंगे। यहाँ हम किसी संभावना की बात नहीं कर रहे, बल्कि समुद्र में हो रहे रिसर्च से यह हमारे सामने आया है कि धीरे धीरे समुद्र अपने कोरल रीफ के भंडार को खोता जा रहा है। फिटोप्लैंक्टन्स समुद्र में पाए जाने वाले ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली 60 से 80% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी पर्यावरण विरोधी हरकतों की वजह से वो भी खत्म होते जा रहे हैं। और इसका सीधा असर होगा कि हम समुद्र की तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा जातियों को खो देंगे, और ये असर फूड चेन में ऊपर तक जाएगा। नेचर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ये सिस्टम पूरी तरह से बिखर जाएगा। वो समुद्र जो 60% ऑक्सीजन देते हैं वो इनएक्टिव होने लगेंगे। नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल का मैकेनिज्म फेल होता हुआ नजर आएगा। ये समुद्र फिर ना तो हमें खाना देने लायक रहेंगे और ना ही जीवन। ऊपर से देखने पर ये हमें इतना अच्छा शायद ना लगे जितना कि वो हमें आज लगता है। जिस तरह समुद्रों में फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, एटॉमिक वेस्ट और प्लास्टिक भी समुद्र में ऐसे डंप किया जा रहा है जैसे कि ये कचरे का कोई बड़ा सा डिब्बा हो। ये समुद्र आज जैसा शांत दिखता है, इसका दूसरा रूप उतना ही भयंकर होगा। सारा कचरा जो हम इनमें फेंक रहे हैं, एक दिन वो सारा कचरा हमारे बड़े बड़े शहरों पर ऐसे फेंक दिया जाएगा जैसे कि यह बड़े बड़े कचरे का डिब्बा हो। आज सोचने की जरूरत है। फैसला आपके हाथ में है कि आप आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाना चाहते हो, एक खुशनुमा भविष्य या फिर एक उजड़ा हुआ कल। टिक 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 टिक, समय तेजी से निकल रहा है, राइट? ये वो घड़ी नहीं है जो आपको बताएगी कि टाइम क्या हुआ है, बल्कि ये वो घड़ी है जो आपको बताएगी कि समय बचा कितना है। भविष्य में अगर कोई मैस एक्सटेंशन हुआ भी, यानी अगर ऐसी नौबत आई कि दुनिया खत्म हो सकती है, तो उसके पीछे का कारण स्पेस से आता कोई एस्ट्रॉइड नहीं होगा, ना ही सूरज से आ रहा कोई बड़ा सौर्य तूफान, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार वो होगा जिसे हम हर रोज अपने ही खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, उसे एक दैत्याकार रूप दे रहे हैं, और वो है कार्बन।
क्या आपको पता है कि दुनिया में 90% से ज्यादा ऊर्जा कैसे जनरेट की जाती है? आंसर है फॉसिल फ्यूल्स। जी हाँ, फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, नेचुरल गैस और तेल भंडार, यही तो चला रहे हैं दुनिया को। आपके घर में आ रही इलेक्ट्रिसिटी 90% चांसेस हैं कि वो किसी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। पर वो कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कोयले को जलाकर हमें एनर्जी तो मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमने खोया क्या? कोयला जला, हवा में कार्बन गया, हवा पॉल्यूट हो गई, बची कार्बन की जहरीली राख। वह वहां की आबो हवा को खराब कर रही है, वहां के लोगों की सांसों में और जमीन में घुलकर एक पर एक कत्ल करती जा रही है। लेकिन हमें इससे क्या? यह सब तो हमने काफी बार स्कूल्स में एसेज में लिखा है और अच्छे नंबरों से पास भी हुए हैं। इस पर टीचर्स के बोरिंग लेक्चर्स भी सुने हैं। पर ये वो सब नहीं है जो हमने खोया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमने खोया क्या? हमने खोया है अपना कल। ये वो कल नहीं है जो आप कल देखोगे, बल्कि ये वो कल है जो आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हो। बसेस, ट्रक्स, कार्स, बाइक्स और सब तरह के ट्रांसपोर्टेशन जिनके बिना दुनिया आज शायद थम सी जाए। लेकिन यकीन मानिए, जब ये चलते हैं तो दुनिया नहीं बल्कि हर सेकंड हजारों लोगों की सांसें जरूर थम जाती हैं। एक्सीडेंट से नहीं बल्कि पॉल्यूशन से। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही फ्यूचर देखने की जरूरत है। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो यह कतई मत सोचिएगा कि आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। आप एवरेज 20 सिगरेट्स जितना पॉल्यूशन हर रोज अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। इसके लिए आप कह भी सकते हैं थैंक्स टू द पॉल्यूशन। एक नॉन स्मोकर को जब पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है, इसके लिए भी थैंक्स टू द पॉल्यूशन। लेकिन विडंबना देखिए, वो ये जरूर सोचता होगा कि उसने तो कभी किसी ट्रक, बस, कार या बाइक पर लिखा नहीं देखा कि इस कार से कैंसर होता है या ये कार सेहत के लिए हानिकारक है। अगर आप नॉन स्मोकर अपने जैसे किसी बड़े इंसान को एज्यूम कर रहे हैं तो ये देखिए हंसते खिलखिलाते हुए छोटे चेहरे। यह वह नॉन स्मोकर हैं जो ना चाहते हुए भी हर रोज 20 सिगरेट्स जितना पॉल्यूशन अपने अंदर ले रहे हैं। जरा सोच कर देखिए क्या होगा इनका भविष्य। दिल्ली तो महज आपके लिए एक उदाहरण था। दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति चीन भी इन्हीं हालातों से गुजर रहा है। दूसरे और देश भी हैं जो पीछे नहीं हैं। दरअसल ये समस्या पूरी दुनिया की है। यहाँ पर बात ये नहीं है कि सिर्फ थर्मल पावर प्लांट, मोटर कार या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं ही खतरनाक है। ये हमारी दैनिक जरूरतें हैं और इन्हें हम एकदम से यूज करना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आने वाले कल को बचाने के लिए इन्हें सही ढंग से तो यूज कर ही सकते हैं, राइट? ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है फॉसिल फ्यूल्स और ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स को इतना यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, सस्ता है और इसके अनेकों फायदे गिनाए जा सकते हैं। लेकिन एक शब्द है जो इन सब पर भारी पड़ता है और वो है कार्बन। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज ऐसे ही करते रहे, लगातार करते रहे, तो हम कार्बन से नहीं बच सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं। हर जगह बेकार पड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, जो शायद अरसों से धूल चाट रही हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो खत्म हो गए हैं ना। सुबह हो या शाम, हमारे लिए तो बस एक ही समान है। आसमान में धुआं ही इतना है कि रोशनी कभी नसीब ही नहीं होती। हर तरफ लोग तो होते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, क्योंकि सबने मास्क जो लगा रखे हैं। मैंने कभी बाजार में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। मास्क लगा हुआ है शायद इसीलिए, या शायद वो हंसना ही भूल गए हों। मामा बताते हैं कि शहर से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन मैंने वो कभी नहीं देखा। पर हाँ, टाइगर के बारे में, मोर के बारे में तो मैंने सुना है। मम्मा बताते हैं कि वो सब अब खत्म हो गए हैं। आपको पता है कि मैं बर्फ के बारे में भी जानती हूँ। पापा ने जब बताया कि पहाड़ों पर ऐसे आसमान से बर्फ गिरती थी, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर पापा ने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए तो मैंने कहा वाओ, काश मैं भी यह सब देख पाती। पर सच बताऊं तो मैंने कभी बर्फ नहीं देखी। यहाँ तो लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। सरकारी वाटर वैन से छीना झपटी करके जो भी पानी मिलता है, उसी की एक एक बूंद को हिसाब से खर्च करते हैं। अभी अभी सायरन बजा, शायद बारिश होने वाली है। एसिड रेन। मैंने सुना है कि आप बारिश में खूब मस्ती करते थे, लेकिन हमें तो हमारे पेरेंट्स बाहर ही नहीं जाने देते। ये एसिड रेन क्या है? आप प्लीज मुझे बता दीजिए।
चलिए रहने दीजिए, आप अपना देखिए। शायद से भविष्य आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन क्या करें, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इससे अच्छे परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह देखिए, यह रिपोर्ट है MMC की। इसके मुताबिक अगर हमें अपनी धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना है तो हमारे पास सिर्फ 26 साल हैं और हमारा CO2 बजट बहुत तेजी से कम हो रहा है। ये मत सोचना कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ। यह है फूड कार्बन फुटप्रिंट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपका फूड का कार्बन फुटप्रिंट कम है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका कार्बन फुटप्रिंट काफी ज्यादा होगा। मैं यहां पर एक सीधी सरल बात रखूंगा, आप समझना जरूर। आप चाहे कुछ भी खा रहे हो, खाने को वेस्ट मत करना, क्योंकि इनडायरेक्टली वह वेस्ट एटमॉस्फेयर में जाकर ग्लोबल वार्मिंग ही करने वाला है। कदम छोटा जरूर है, लेकिन आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि जंग अब खत्म हो गई है। इट डजंट एंड देयर। सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती। हाँ, सरकार की जिम्मेवारी है इस विषय पर काम करने की, लेकिन अभी हम वो जानेंगे जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं। चिलचिलाती धूप में अगर कोई पंछी आपके द्वारा रखी गई पानी की कटोरी से प्यास बुझा लेता है तो आप ये जरूर सोचिएगा कि विलुप्त हो रही किसी प्रजाति को आपने बचा लिया। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपका PC और मोबाइल अगर फालतू ही बिना किसी जरूरत के चल रहे हैं तो एवरेज 1 साल में वो हजारों किलो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। जब आपको लैपटॉप पर काम नहीं है तो इन्हें शटडाउन याद से कर दें। अगर कोई टीवी, फ्रिज, बल्ब या पंखा बिना किसी जरूरत के चल रहा है तो यकीन मानिए वो आपके बदले की CO2 एमिट कर रहे हैं। आप उन्हें तुरंत बंद कर दें। वैसे भी भारतीय संस्कृति में अन्न को बर्बाद करना या फेंकना उसका अपमान होता है, लेकिन अकेले भारत में सिर्फ एक दिन में लाखों टन खाना वेस्ट होता है और वो खाना वेस्ट करने वाले भी हम ही हैं। आप इस बात को समझो, ये खाना नहीं है, ये सांसें हैं। इस खाने को व्यर्थ करके एक तो आपने उसका निवाला छीन लिया जिस भूखे के पेट में ये जा सकता था, और दूसरा उस मासूम की सांसें छीन ली जिसका कार्बन बजट इस व्यर्थ खाने की वजह से कम हो गया। इसलिए खाने को कभी व्यर्थ न करें। अगर आपकी निगाह में भारी मात्रा में साफ खाना व्यर्थ हो रहा है तो ऐसे NGOs को फोन जरूर करें जो उस खाने को किसी भूखे पेट तक पहुंचा सकें। जल है तो कल है, ये आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये कल आज खतरे में है। इसे बचाना अब जिम्मेवारी नहीं, मजबूरी बन गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां पानी की एक बूंद को बचाया जा सकता है, तो आप उन मौकों को कभी भी हाथ से न जाने दें। अगर हो सके तो वाहनों का प्रयोग लंबी दूरी की यात्रा तक ही सीमित रखें। लंबी दूरी के लिए भी अगर संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करें। छोटी दूरी आप पैदल या साइकिल पर तय करने की कोशिश करें। किसी भी खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने का अंदाज बदलें। किसी की शादी, बर्थडे, दिवाली, क्रिसमस या न्यू ईयर पर लोगों से मिलकर मिठाई के साथ खुशियां मनाएं, या पेड़ लगाकर, जो आपकी तरफ से सभी को बेस्ट गिफ्ट होगा। हवा को दूषित करके या किसी और की खुशियां छीनकर, यानी कि पटाखे वगैरह के साथ खुशियां मनाने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, अगर आस्था का सवाल है तो आप शगुन के तौर पर कुछ पटाखे चला सकते हैं, लेकिन बदले में 5 पेड़ लगाने का संकल्प जरूर लें। पॉल्यूशन को प्रमोट करने वाली किसी भी एक्टिविटी में शामिल न हो। यही आपकी तरफ से क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये है ग्रेटा थुनबर्ग, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन, जिन्होंने अकेले ही स्कूल बंक करके पार्लियामेंट के बाहर स्ट्राइक पर बैठकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक ऐसी आवाज उठाई जो आज यूएन का मुख्य मुद्दा बन चुकी है। आज जब ग्रेटा स्ट्राइक पर बैठती हैं तो वो अकेली नहीं होती, पूरी दुनिया आज उनके साथ है। उनके द्वारा चलाया गया कैंपेन फ्राइडेज फॉर फ्यूचर यह आईना दिखाने के लिए है कि डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरनमेंट को दांव पर रखते हुए
चंद लोगों की जेबें भरी जा रही हैं और हमारी कब्रें खोदी जा रही हैं। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के तहत दुनिया भर से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ताकि सरकारें ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने के लिए कुछ कदम उठाएं। ये हैं कुछ तस्वीरें जिनमें आप पूरी दुनिया को अपने भविष्य के लिए एकजुट होते हुए देखोगे। भारत में भी कई जगह पर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की स्ट्राइक की गई। ग्रेटा का कहना है कि जब उनका भविष्य ही सुरक्षित नहीं तो स्कूल जाने का क्या फायदा। अगर हम एक दिन की पढ़ाई को दांव पर लगाकर अपना भविष्य बचा सकते हैं तो इससे बड़ा सैक्रिफाइस कुछ और नहीं हो सकता। ये अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा, लेकिन अफसोस तब ना तो उनके पास समय होगा और ना ही पीछे मुड़ने का कोई और रास्ता। आज आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर हमने कोई कदम ना उठाया और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आपको इन सवालों का जवाब लाजमी देना पड़ेगा। This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? ग्रेटा तो यहाँ पर आइकन के तौर पर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अनेकों फ्यूचर हीरोज काम कर रहे हैं। अगर आप भी किसी ऐसी संस्था के बारे में जानते हैं तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आप अपना किरदार जरूर अदा कीजिए। आज हम सबको जरूरत है आपकी। अगर हो सके तो अपने लेवल पर लोगों को अवेयर करने की कोशिश जरूर करें। आप अपनी तरफ से एक छोटा सा कैंपेन भी चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक द संडे ट्री नाम की एक संस्था को जानता हूँ जो हर संडे किसी जगह पर पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। आप भी ऐसे ही किसी ट्री को अडॉप्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कहीं बाहर जाकर पौधे लगाएं। आप अपने घर पर ही फलदार पेड़ लगा सकते हैं जो आपको फल भी देगा और ऑक्सीजन भी। याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी डैमेज को रिपेयर करने से अच्छा है कि अगर हम उस डैमेज को रोक सकते हैं तो रोक लें। दोस्तों, अंत में मैं यही समराइज करूंगा कि आज से ही यह प्रण करें कि मैं क्लाइमेट को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करूंगा या करूंगी, और उसके बारे में लोगों को भी अवेयर जरूर करेंगे, क्योंकि We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी अमेजिंग क्रिएटर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस मैसेज को आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। थैंक यू गाइज फॉर योर अमेजिंग वर्क। और शुक्रिया आप सभी का भी जिन्होंने ये वीडियो अंत तक देखा। दोस्तों, इस मैसेज को आगे शेयर जरूर करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए सारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ये वीडियो एक कोलैबोरेशन थी जिसमें मिथ टीवी इंडिया से मैं विशाल डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी के इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूं और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अंत में आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली एटमॉस्फेयर को और पोल्यूट ना करते हुए एक सेफ और सुरक्षित दिवाली मनाया जाए, जो कि जलते हुए दीपक से हो, ना कि धुआं छोड़ने वाले पटाखों से।
दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा। यह वीडियो था क्लाइमेट अवेयरनेस पर कि हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे अपने क्लाइमेट को बचाना होगा, और अगर हम इसे बचाने में फेल हो जाते हैं तो इसके क्या क्या अंजाम होंगे। दोस्तों हमें खुशी होगी कि अगर आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि ये अवेयरनेस सभी लोगों तक पहुंच सके। वैसे अभी तक आपने क्लाइमेट को बचाने के लिए अपने अपने लेवल पर क्या क्या कदम उठाए हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और इस दिवाली को दीपों से जगमगाती हुई दिवाली के रूप में मनाइएगा। एक खुशहाल और ग्रीन दिवाली मनाइए। दोस्तों साइंस एंड मिथ्स की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को रहस्य टीवी परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे ये पर्व आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। दोस्तों मैं शशि डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों इस दिवाली पर अपने फ्यूचर जनरेशंस को ऑक्सीजन देने वाले पेड़ दें, न कि कैंसर को जन्म देने वाला कार्बन। दोस्तों मैं योगेश स्पेस डोज की पूरी टीम की तरफ से आपको और आप सभी के परिवार को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस दिवाली को ग्रीन दिवाली बनाने की कोशिश करें, जिसमें आप पंछियों को रहने के लिए पेड़ दें, ना कि उन्हें मारने वाली आतिशबाजी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव फ्रॉम गेट सेट फ्लाई साइंस और मैं आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा मेरी तरफ से। सेफ रहे, सिक्योर रहे और हमेशा पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि ये ग्रह हमारी जन्मभूमि है और इतना तो हमारा फर्ज बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।